आसाम हमारे भारत देश का एक ऐसा हिस्सा जो चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत मशहूर है। आज वो डूब रहा है, आज वो बाढ़ जैसे भयंकर खतरे का सामना कर रहा है। और सबसे घिनौनी बात यह है कि हमारे देश की मीडिया इसको कुछ खास कवर नहीं कर रही। हमारा ये आसाम स्टेट बहुत हमें बिजनेस देता है, हमारे नेशनल इकोनॉमी में काफ़ी अफेक्ट पड़ता है, लेकिन आज ये बाढ़ की जैसी खतरे से डूब रहा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और तो और हम पूरे तरीके से समझने वाले हैं कि ये सब चीज़ें शुरू हुई कहाँ से। जिस रोड पे कुछ टाइम पहले गाड़ी चल रही थी, उस रोड पे कुछ टाइम बाद बोट क्यों चलने लगी, और ये सब चीज़ें कैसे शुरू हुई। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संकल्प दीक्षित, और आज की वीडियो में हम पूरा समझते हैं और दूध के दूध को पानी का पानी कर देते हैं, पूरे के पूरे मैटर को और पूरे के पूरे टॉपिक। ये बाढ़ क्यों आई, ये समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्रह्मपुत्र क्या है। ब्रह्मपुत्र एक नॉर्मल रिवर नहीं है। इसका बेसिन हिमालय से लेकर आसाम वैली और फिर बांग्लादेश तक स्प्रेड होता है। ऊपर ब्रह्मपुत्र बेसिन से स्नो और ग्लेशियर मेल्ट होते भी इस पानी में मिलता है, और आसाम वैली में समर मॉनसून के टाइम पे एक्सट्रीम रेनफॉल होता है। अब इमेजिन करो कि ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे आसाम में एक हैवी मैसिव रेनफॉल हो रही है, तो उससे क्या होगा, उससे पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, उससे रिवर लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इतना ज़्यादा कि बाढ़ जैसे खतरे शुरू हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आसाम में जो बाढ़ है वो बेसिकली बारिश की वजह से आई है। आसाम में फ्लड सिर्फ बारिश की वजह से नहीं आया। अगर बारिश ही रीज़न होता तो भाई दुनिया में जितनी भी हैवी रेनफॉल रीजन्स है वहाँ पे तो हमेशा बाढ़ ही आनी चाहिए थी, और वहाँ पे भी आसाम जैसी सिचुएशन होनी चाहिए थी। लेकिन आसाम के जो जोग्राफिकल एरिया है वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि वो आधे से ज़्यादा एरिया लैंडस्केपली लार्जली फ्लैट है। तो जब ऐसे होगा पानी, और पानी अगर थोड़ा बढ़ेगा तो पूरा ऐसे आ जाएगा। अगर थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ होगा या फिर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होंगे या पहाड़ वगैरह होंगे तो पानी रोकेगा भी। लेकिन अगर पूरा लार्जली फ्लैट होगा तो वहाँ पे पानी जो है वो एकदम सर्कुलेट करेगा। और इसका एक बड़ा फैक्टर ह्यूमन फैक्टर भी है। नेचुरल फ्लड्स क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी को बढ़ा दें। बेसिकली अगर हम पेड़ काट देंगे तो जो पानी बाढ़ का आएगा वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो पानी जाएगा कहाँ, पानी वहीं कहीं रह जाएगा। अगर ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी बढ़ती रहेंगी तो हम लोग कहते हैं कि अगर ट्री अगर ख़त्म हो जाएंगे तो इंसान में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हम इतने लालची हो चुके हैं आज के टाइम पे कि हम अपने इंटरेस्ट के चक्कर में पेड़ को काट देते हैं। बेसिकली अगर पेड़ होंगे तो जो भी वाटर राइज होगा वो सब लेवल में आ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स भी बहुत मैसिव अमाउंट में पानी को ऑब्जर्व करते हैं। अब जब बाढ़ आ गई और लोगों के घर तबाह हो गए तो आप सोच रहे होंगे मेन लोगों ने क्या किया। तो यूट्यूबर्स ने बहुत सपोर्ट किया। बेसिकली ट्रिगर्ड इंसान ने 50 घंटे लाइव स्ट्रीम करके 70 लाख रुपए जुटाए और आसाम को हेल्प किया, और उनकी 100 फैमिलीज़ को उनका घर दिलाया या फिर उनको बहुत मदद की। जट प्रजोत ने अपनी बाइक बेची, कैरी मिनाटी ने डेडिकेटेड स्ट्रीम करी और 15 लाख रुपए 13 लाख रुपए आसपास इकट्ठे किए। आर्यन केल्विन, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने और बहुत सारे क्रिएटर्स ने आसाम को हेल्प करी। और काश हम भी कमा रहे होते तो हम भी कर पाते। इसके लिए सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जिससे कि हमारी भी अर्निंग शुरू हो दोस्तों। और सच बात तो यह है कि क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसका। अगर इतनी मैसिव अमाउंट में बारिश एक साथ हो जाएगी तो बाढ़ आना ज़रूर स्वाभाविक है। जबकि मैं आपको बता दूं कि ऐसा आसाम में कभी कभार होता रहता है और बाढ़ जैसी सिचुएशन बनती रहती है। लेकिन इस तरीके की बाढ़ आ जाना कि लोगों के घर टूट के नदी में बह जाना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। पैसे, लोगों के पुश्तैनी जितनी भी निशानियाँ होती हैं वो सब उस बाढ़ में चली गई और सब खत्म हो गया। लोग अपना घर टूटते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने और रो रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो हमारी मीडिया है वो उसको कुछ खास कवरेज नहीं दे रही है। बेसिकली सबसे वाहियात बात आज की डेट में यही है कि जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ मीडिया अभी खड़ी ही नहीं होती है। मीडिया कुछ खास सपोर्ट नहीं किया है, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है और नया भी कर रही है, क्योंकि अभी बहुत पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं। इसके कारण अभी इस वीडियो में बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन अभी जो है रेनफॉल रैपिडली इंक्रीज़ हुआ है एकदम से। जुलाई 19 को नागालैंड में 493% अबव रेनफॉल हुई। इसका इम्पैक्ट आसाम के रिवर सिस्टम पे आया। अब हिस्ट्री की बात करते हैं आसाम की, तो आसाम में 2017 में 100 मौतें हुई थी
और 1.5 मिलियन लोगों को अफेक्ट हुआ था इस बाढ़ से। 2020 में 1 to 3 डेथ्स और 29 लैंडस्लाइड से डेथ हुई थी और 5 मिलियन लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ा था। 2022 में 197 डेथ्स एंड 5.6 मिलियन लोगों को अफेक्ट हुआ था। 2023 में ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था और 2026 में 80 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं अभी इस टाइम पर और 1.1 मिलियन लोग अफेक्ट हो चुके हैं एज़ पर रिपोर्ट। अभी रिपोर्ट्स और भी कंटिन्यूस और अपडेट हो रही हैं, तो क्या आपको न्यूज़ चैनल्स वगैरह में देखने को मिल जाएगी अगर वो लोग कवरेज देंगे तो उस बात को। और जिस तरीके से रेगुलरली हर 2-3 साल में यहाँ पे बाढ़ का खतरा देखने को मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें ना हो और गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्शन ले जिससे ये सब चीज़ें ना हो। बाढ़ से जितनी भी प्रोग्रेस होती है सब खत्म हो जाती है और खेतों में पानी भर गया, पूरे घरों में पानी भर जाना, घर भे जाना, ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है और सीरियस मुद्दे हैं जो कि हमारे देश में उठाने आने चाहिए। बाढ़ की वजह से फार्मर्स जो हैं उनकी क्रॉप को लॉस हुआ, उनकी इनकम को लॉस हुआ, उनकी फूड सिक्योरिटी को लॉस हुआ, बच्चों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा है, उनके स्कूल में पानी भर गया है, हेल्थ को लोगों को नुकसान पहुंचा है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है क्योंकि जो पानी है उससे डिजीज फैल रही हैं। लाइव स्टॉक एनिमल्स जो हैं हमारे उन्होंने मरे हैं बहुत बुरी में से, पानी भर गया तो जो हमारे जानवर हैं उनको भी नुकसान पहुंचा, कईयों की तो मौत भी हुई है। असम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड कर रही है और NRDF जो है वो रेस्क्यू कर रही है लोगों को जो फंस गए हैं वहाँ पे। आर्मी और एयर फोर्स भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट रिलीफ कैंप्स को ऑपरेट कर रहे हैं, फूड मेडिसिन्स एसेंशियल सप्लाईज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिससे कि जिन लोगों को भी तकलीफ़ है वो सब वहाँ से बाहर निकले, जो बच गए हैं उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत ही हज़ारों लोगों को उनके घर जो हैं उनको वहाँ से निकाल के ले जा रहे हैं जो फंस गए हैं, जिनको लोगों की जान बचा रहे हैं बेसिकली, जो कि मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं बहुत प्राउड हूँ। लेकिन मेरा ये भी कहना है कि आगे से ये सब चीज़ें ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, बेसिकली पहले ही वार्निंग दे देनी चाहिए कि बाढ़ का खतरा हो सकता है और स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट इम्प्लीमेंट मैनेजमेंट करना चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम जब भी ऐसी हो तो मैनेजमेंट हो पाए। और रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, इम्प्रूव इन फ्लड मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, बेटर डिज़ास्टर रेस्क्यू और लॉन्ग टाइम अडेप्शन। बेसिकली जो भी मैंने आपको सब चीज़ें बोली, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को टेक ओवर करनी चाहिए, गवर्नमेंट को देखनी चाहिए ये सब चीज़ें के बारे में। अगर सैटेलाइट से वो देखेंगे ऊपर से कि क्या दिक्कत हो रही है, कैसा पानी चल रहा है, उन सब चीज़ों से तकलीफ़ नहीं होगी। अगर पूरी फ्लड की मैपिंग हो जाएगी, अगर अच्छे से मैनेजमेंट होगा तो इतनी कभी भी हैवी सिचुएशन को सामना नहीं करना पड़ेगा हमारे आम जनता को। अब दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। बेसिकली मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना ज़रूरी था कि आसाम कितने ही बड़े टेंशन से और कितने बड़े मुसीबत से निपट रहा है। आसाम में अभी बाढ़ का खतरा चल रहा है। आसाम अभी थोड़ा सा शांत हुआ है लेकिन बहुत टाइम से बहुत लोग कमेंट्स में बोल रहे थे क्योंकि मैं हाइड कर दिए हैं अभी, लेकिन बोल रहे थे ये सब चीज़ें के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो में जो भी मैंने बात किया आपको समझ में आई हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, नमस्कार। आगे टॉपिक्स पे मैं और बोलूँगा, टेंशन मत लो, कुछ भी होगा तो आप सब्सक्राइब कर लो भाई, रेडी रहना, मेरी वीडियो आ ही जाती है कुछ टाइम बाद। और अभी जो है मैंने कुछ ही टाइम पहले अभी एक और वीडियो पोस्ट की है जिस पर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, प्लीज़ देख सकते हो, यहाँ पर लिंक आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, नमस्कार।